Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So this is the next lecture, or we can say a fresh lecture series for your UPSC, EPFO, EO, AO and APFC examination. एज वी ऑल नो, इस एग्जामिनेशन में हमारा एक पार्ट है दैट इज लेबर लॉ, जिसमें लेबर से रिलेटेड बहुत सारे लॉज पे अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं. प्लस करंट अफेयर इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट. तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री मैं आपको मिनिस्ट्री की साइड से कुछ टॉपिक कवर करा रही हूँ. आई नो खुद पढ़ना थोड़ा सा बोरिंग एंड मोनोटोनस हो जाता है. खुद स्टूडेंट जनरली इतना प्रेफर नहीं कर पाते हैं कि इस चीज़ को पढ़ पाएँ. तो डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग लेबर मिनिस्ट्री की साइट पे चलते हैं एंड देन इसको प्रॉपर विजिट करते हैं कि ये चीज़ हमसे क्या कहना चाह रही है. सो हेयर यू कैन सी, ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की प्रॉपर साइट है. यहाँ पे आप डायरेक्ट साइट पे जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मेंशन है, जैसे पिप के प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के डेटा, पेरोल डेटा क्या रहता है, ई बुक लेबर कोड्स के रिगार्डिंग, लेबर रिफॉर्म्स इनिशिएटिव क्या क्या रहे हैं. तो अगर आप इसी पे थोड़ा सा टाइम डेली के 10-10 मिनट भी स्पेंड कर लें तो यू विल एबल टू नो सर्टेन थिंग्स एंड फैक्ट. क्लियर. यहाँ पे आपके मेंशन है ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री भूपेंद्र यादव एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट इज रामेश्वरम तेली. उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले अनऑर्गेनाइज वर्कर के लिए कुछ चीज़ें, ई श्रम सत्यमेव जयते करके यहाँ पे नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज वर्कर की बात की गई है. देन यहाँ पे मेंशन है PMSYM. दिस इज प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन. दिस इज फॉर पेंशन. क्या है ये? दिस इज पेंशन स्कीम फॉर द अनऑर्गेनाइज वर्कर. अब ध्यान रखना है कि ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज किसके लिए है. दिस यू नीड टू कीप इन माइंड. उसके बाद आप इसे प्रॉपर ओपन अगर करके देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मेंशन है. सो दिस इज प्रधानमंत्री. डायरेक्ट साइड से वन बाय वन करके हम चीज़ें पढ़ रहे हैं. प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन. क्लियर. अब पता चल रहा है दिस इज अ पेंशन स्कीम फॉर व्हाट? फॉर अनऑर्गेनाइज वर्कर. सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, इट इज फॉर ऑर्गेनाइज, नो इट इज फॉर अनऑर्गेनाइज वर्कर. क्या बोला गया है यहाँ पे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस करा अ पेंशन स्कीम फॉर अनऑर्गेनाइज वर्कर, जिसका नाम आपको पता चल गया श्रम योगी मानधन, जिससे कि ओल्ड एज प्रोटेक्शन रह सके. पेंशन ओल्ड एज पे आपको रिटायरमेंट के टाइम पे यू विल गेट द पेंशन, राइट. अनऑर्गेनाइज वर्कर जो होते हैं वो आपको पता है, जनरली होम बेस्ड वर्क, स्ट्रीट वेंडर, मिड डे मील, मतलब द वर्कर जो रजिस्टर्ड नहीं है, जिनका काम करने के टाइम पीरियड फिल नहीं है, जो गवर्नमेंट के बहुत सारे पहले के प्लान्स और इनिशिएटिव में कवर नहीं हो पाते थे. सो नाउ बात कर दी गई है कि अब उनके लिए भी अलग अलग तरीके के इनिशिएटिव आप बनाओगे. अब क्या मेंशन है आप देखेंगे प्रॉपर, मैं रीड भी कर देती हूँ. इसमें कौन कौन जाते हैं? होम बेस्ड वर्कर, स्ट्रीट वेंडर, मिड डे मील वर्कर, हेड लोडर्स, ब्रिक लीन वर्कर्स, कॉबलर, रैक पिकर, डोमेस्टिक वर्कर, वॉशरमैन, रिक्शा पुलर, लैंडलेस लेबरर, ओन अकाउंट वर्कर, एग्रीकल्चर वर्कर, कंस्ट्रक्शन वर्कर, BD वर्कर, हैंडलूम वर्कर, लेदर वर्कर, ऑडियो विजुअल वर्कर एंड सिमिलर अदर ऑक्यूपेशन. बात ये नहीं थी, ये एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन अब यहाँ पे आप देखेंगे whose monthly income is ₹15,000 पर मंथ, जिसकी मंथली इनकम 15,000 पर मंथ या इससे कम हो. दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग. दिस इज द कैटेगरी दैट यू नीड टू कीप इन माइंड कि ये क्या रहेगा. 15,000 वाला पार्ट आपको याद रखना है. क्लियर. अब एज ग्रुप क्या रहेगा? एज ग्रुप इज 18 to 40. ये भी आपको याद रखना है. 18 to 40 ईयर्स के पीपल विल फॉल अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम. 18 से पहले भी आप अपने आप को इस स्कीम के लिए रजिस्टर नहीं करा सकते हो एंड आफ्टर 40 भी आप रजिस्टर नहीं करा सकते हो. और अगर आप इस स्कीम का बेनिफिट लेना चाहते हो तो आप जो डिफरेंट स्कीम है, जैसे न्यू पेंशन स्कीम दैट इज NPS, आप उसके अंडर रजिस्टर ना हो. ESIC एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन होता है, आप उसके अंडर अपना जो है नहीं ले रहे हो रिजल्ट रिटर्न, EPFO के अंडर नहीं ले रहे हो, देन ओनली यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ दिस. प्लस ही और शी शुड नॉट बी इनकम टैक्स पेयर. ऑब्वियस बात है, आपकी इनकम 15,000 उससे लेस बोली जा रही है तो आप इनकम टैक्स नहीं देते होने चाहिए. इनकम टैक्स दे रहे हो मीन्स यू आर अर्निंग अ फाइन अमाउंट ना. तो ये चीज़ है. और अगर कोई इनकम टैक्स पे कर रहा है, 15,000 से ज़्यादा कमा रहा है, तो उसको ये स्कीम नहीं मिलेगी. ट्रू फॉल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स में आ सकता है. 18 to 40 ईयर, 15,000 और लेस अमाउंट, शुड नॉट बी अ टैक्स पेयर. दीज आर द क्रक्स. 3 पॉइंट यहाँ से हमने निकाल लिए हैं. शुड नॉट कवर्ड अंडर, ये भी याद रखना, शुड नॉट कवर्ड अंडर NPS, ESIC एंड EPFO. फिर इसके फीचर क्या है? वॉलेंटियरी कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है ये.
जिसमें सब्सक्राइबर को क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। सबसे पहली बात तो एक मिनिमम जो आपको एश्योर की जाएगी पेंशन वो मिलेगी। हर सब्सक्राइबर को मिनिमम 3,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। कब? जब आप 60 के हो जाओगे। क्लियर? 18 से 40 के बीच में किसी भी एज में आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, फॉर एग्जाम्पल 25 की एज में आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, 35 की एज में आपने करा लिया, 39 की एज में आपने करा लिया, उसके बाद वो जो आपको मिलेगा रिटर्न वो कब से मिलना स्टार्ट होगा? व्हेन यू विल अटेन द एज ऑफ 60। क्लियर? नेक्स्ट बेनिफिट, ड्यूरिंग द रिसिप्ट ऑफ द पेंशन, अगर सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है तो उसका जो पार्टनर है, मेल है तो मेल के केस में मेल की डेथ हो गई तो उसका जो स्पाउस है वो फीमेल, फीमेल के केस में उनके हस्बैंड को, उनको मिलेगा कितना? 50% ऑफ द पेंशन। क्लियर? ध्यान रखना। अब ये चीज ध्यान रखनी है कि ऐसा अगर एग्जाम में बोले कि आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन जो स्पाउस है उसको कंप्लीट पेंशन मिलेगी, तो नो, इट इज रॉन्ग। स्पाउस को 50% मिलेगी। क्लियर? और फैमिली पेंशन एप्लीकेबल होगी स्पाउस को। अगर कुछ इस तरीके का पॉइंट लिख दे दैट द पेंशन और द बेनिफिशियरी विल बी द चिल्ड्रन एंड दिस एंड दैट, तो नो, नहीं होगा। क्लियर? इफ अ बेनिफिशियरी हैज रेगुलर कॉन्ट्रीब्यूशन एंड डाइड ड्यू टू एनी कॉज बिफोर द 60 ईयर, से पहले वो मर जाते हैं, तो उनके स्पाउस उसको ज्वाइन करके कंटिन्यू कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी पर्सन आपने रेगुलर कंट्रीब्यूशन करा और 60 के एज अटेन होने से पहले ही जिसको पैसे मिलने तो उसकी डेथ हो गई, तो जो स्पाउस वगैरह जो भी उनके रहेंगे वो ज्वाइन कर सकते हैं उस स्कीम को, ताकि वो रेगुलर पेमेंट कर सकें। क्लियर? आई होप क्लियर हो गया होगा। ये पॉइंट ये बोलना चाह रहा था, 18 to 40 की एज है तो उसमें आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा ना हर साल, और किसी की डेथ 35 की एज में हो जाती है तो वो रिमेनिंग साल का कंट्रीब्यूशन उनका स्पाउस कर सकते हैं, और फिर एट द एंड जब भी आपको 60 की एज के बाद मिलना स्टार्ट होगा तो आप उसके बेनिफिट्स ले सकते हैं। कंट्रीब्यूशन बाय द सब्सक्राइबर, अब जो सब्सक्राइबर है वो जो आपका, वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है यहाँ पे, देखो आपका अकाउंट लिंक हो जाएगा, जनधन अकाउंट जो बनाया गया है, मोस्टली लोगों का बैंक अकाउंट बना दिया गया जिससे बैंक अकाउंट के थ्रू ही सारी चीज़ें रहें, तो जनधन अकाउंट से लिंक करके सारी पेमेंट जो है वो वहाँ से होगी और अमाउंट एट द एज ऑफ 60 आपको मिलने लगेगा। मैचिंग कंट्रीब्यूशन, अब यहाँ पे देखो सेंट्रल गवर्नमेंट भी इक्वली कंट्रीब्यूट करेगा, ऐसा नहीं है 18 to 40 तक आप कंट्रीब्यूट करो और वही पैसा आपको मिल रहा है। ऐसे तो आप बैंक, म्यूचुअल कहीं पे भी लगाते, तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे इक्वल कंट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट भी करता है, तो वो इक्वल किस बेसिस पे होता है? 50-50 बेसिस पे। जितना आपने कंट्रीब्यूट करा सिमिलर 50% जो है 50 जो है उसका गवर्नमेंट भी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करेगी। अब एग्जांपल से समझो, इफ अ पर्सन एंटर द स्कीम एट द एज ऑफ 29, आपने अगर एट द एज ऑफ 29 पे उस स्कीम को एंटर करा, ठीक है, तो होगा क्या? He is required to contribute ₹100 per month till the age of 60 and equal amount of ₹100 will be contributed by the central government. Clear? सेंट्रल गवर्नमेंट भी उतना उसको 100 आपने डाला तो 100 गवर्नमेंट भी डालेगी। इनरोलमेंट प्रोसेस क्या है? सब्सक्राइबर को क्या करना पड़ेगा? मोबाइल फ़ोन से सेविंग बैंक अकाउंट आधार नंबर को लिंक करके उसको नियरेस्ट अपने CSC सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा, अपने आप को इनरोल कराना पड़ेगा इसके अंडर, ठीक है, और उसके पास आपका सेविंग जनधन अकाउंट तो होगा ही उसके सर्टिफिकेशन के लिए। वैसे तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है खैर, बट यू कैन रीड दिस वंस ना। इनरोलमेंट एजेंसी, इनरोलमेंट जो है वो कॉमन सर्विस सेंटर के थ्रू आप करोगे, आपको वहाँ जाना है, दे विल गेट यू रजिस्टर। फैसिलिटेशन सेंटर जो है, जितनी भी ब्रांच LIC की हैं, EPFO, ESIC वगैरह की हैं, लेबर ऑफिसेज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के, दे विल फैसिलिटेट अनऑर्गेनाइज वर्कर अबाउट द स्कीम, दे विल टेल दिस द वर्कर, दे विल अवेयर द वर्कर अबाउट दिस स्कीम, इसके बेनिफिट क्या है, क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, कहाँ कहाँ सेंटर है, वेयर दे कैन गेट रजिस्टर्ड, कहाँ कहाँ वो रजिस्टर करा सकते हैं, और वहाँ पे फैसिलिटेशन डेस्क अवेलेबल होता है। अब इससे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा पॉइंट्स यार, स्कीम के लिए तो वही चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। फंड मैनेजमेंट वाला पार्ट ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है, ठीक है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट देख रही है। एग्जिट एंड विड्रॉल, इन केस द सब्सक्राइबर एग्जिट द स्कीम विद इन अ पीरियड ऑफ लेस देन 10 ईयर, तो बेनिफिशियरी शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन ही सिर्फ वापस करा जाएगा इंटरेस्ट के साथ, गवर्नमेंट का वापस नहीं करा जाएगा। ध्यान रखना, अगर आप 10 साल तक से पहले अपने आप को स्कीम से विड्रॉ कराते हो तो सिर्फ 100 रुपये आपने कंट्रीब्यूट करे थे 10 साल तक, तो आपको उतना ही अमाउंट मिलेगा। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करी थी अभी हमने, सेंट्रल गवर्नमेंट भी 100 रुपये डालेगी, वो आपको नहीं मिलेगा। आपका अमाउंट विद द इंटरेस्ट यू विल गेट। क्लियर? सो आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी। स्पाउस को मिलेगा डेथ के बाद, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। इसके बाद आपको सेकेंड पॉइंट, इफ अ सब्सक्राइबर एग्जिट अ पीरियड आफ्टर 10 ईयर, ठीक है, अगर आपका पीरियड ऑफ 10 ईयर और मोर बट बिफोर सुपर एनुएशन एज से पहले आप करते हो, मतलब 60 ईयर से पहले लेकिन 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं आपको, ठीक है, तो बेनिफिशियरी शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन इंटरेस्ट के साथ
ये सब आपको मिल जाएगा, जो भी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होगा। बेनिफिशियरी हैज़ गिवन रेगुलर कॉन्ट्रीब्यूशन एंड डाइड ड्यू टू एनी कॉज, हिज हर स्पाउस विल बी एंटाइटल्ड टू कंटिन्यू स्कीम, बता दिया था। इफ अ बेनिफिशियरी हैज़ गिवन रेगुलर कॉन्ट्रीब्यूशन एंड बिकम परमानेंटली डिसेबल ड्यू टू एनी कॉज, मतलब आपकी 60 ईयर से पहले वो किसी रीजन से डिसेबल हो गए हैं, क्लियर, और उस वजह से कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बोला जाता है कि उनके स्पाउस जो हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं उसमें कंट्रीब्यूशन, रेगुलर कंट्रीब्यूशन करें, और एट द एंड जब भी रियलाइजेशन का टाइम आएगा तब वो पेमेंट ले सकते हैं। डेथ के बाद स्पाउस पेमेंट लेंगे, ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। तो आप जो ग्रीवियंस, आपको कोई प्रॉब्लम आती है, वो सब्सक्राइबर नंबर वगैरह है, यहाँ पे रिड्रेस कर सकते हो। ऑल दीज थिंग, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे सारी बात क्लियर हो गई है क्या, कि आपको सबसे पहली बात, ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड यू बोथ विल कंट्रीब्यूट 50-50। अगर आप नहीं करते हो 10 साल से, अगर आप 10 साल से पहले ही विड्रॉल ले लेते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ आपका वाला पैसा विद इंटरेस्ट रेट मिलेगा। 10 साल के बाद लेकिन सुपर एनुएशन से पहले लेते हो तो आपको मार्केट में जो भी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा बेटर चल रहा होगा प्लस आपका जितना कॉन्ट्रीब्यूशन है वो मिल जाएगा। अगर आप परमानेंटली डिसेबल हो जाते हो, जो आपके स्पाउस हैं वो उसमें पैसा डालना, कॉन्ट्रीब्यूशन को कंटिन्यू रखेंगे एंड देन दे विल गेट द अमाउंट। आपकी डेथ के बाद, मतलब अगर डेथ हो जाती है बेनिफिशियरी की, तो उनके स्पाउस को वो पेमेंट मिल जाएगी, बट स्पाउस को सिर्फ 50% अमाउंट मिलेगा, ये चीज़ ध्यान रखनी है। इस स्कीम में क्या है, आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो 3000 रुपीज़ पर मंथ मिलेगा। इस स्कीम में रजिस्ट्रेशन के लिए आपकी एज 18 to 40 ईयर्स तक होनी चाहिए, 18 to 40 ईयर्स की एज आपकी होनी चाहिए, प्लस आपकी इनकम 15,000 या उससे कम होनी चाहिए, और आप सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स ना, मतलब आप टैक्स पेयर नहीं होने चाहिए, इनकम टैक्स पेयर आप नहीं होने चाहिए। तो आई होप ये स्कीम क्लियर हुई होगी। इसी तरीके से 5 मिनट अगर आप इस साइट पे इन्वेस्ट करोगे तो आप अपने बहुत सारे टॉपिक कवर कर लोगे। एंड इफ़ यू वांट मी टू मेक मोर वीडियोस लाइक दिस, जिसमें हम डायरेक्ट साइट से ही डेटा कवर करें, एक एक पॉइंट पढ़े, मैंने इतने पॉइंट्स बोले हैं तो आप उनको लिख सकते हो, मैंने 2 बार रिपीट कर दिए हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इस स्कीम के। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, और 2 बार अगर ये वीडियो ही आपने सुन लिया है तो आपको एग्जाम में ऑप्शन देख के बिल्कुल अच्छे से प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना के पॉइंट्स याद आ जाएंगे। क्लियर? So that's all for this video. Thank you everyone for watching.